हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं अपने साइट पर थोड़ा व्यस्त था इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट लगा, तो परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में जानेंगे। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो परमिट टू वर्क सिस्टम एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है हाई रिस्क एक्टिविटी को, सच एज हॉट वर्क। हाई रिस्क एक्टिविटी मतलब जिसमें मेजर इंजरी होने का चांस हो, जान जाने का खतरा हो, ऐसे को हम हाई रिस्क एक्टिविटी कहते हैं। और इसमें जनरली 4 पार्ट होते हैं। पहला इशू, दूसरा रिसिप्ट, क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन। तो इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। आप इसका डिफिनेशन याद रखेंगे, परमिट टू वर्क सिस्टम का क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वैसे ही लिखने होते हैं। तो परमिट टू वर्क सिस्टम इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है और ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको मेंटेन किया जाता है, विच इंश्योर्स, जो कि निश्चित करता है दैट ऑल नेसेसरी एक्शन आर टेकन, सभी नेसेसरी एक्शन जो है वहाँ पे लिए जा चुके हैं, यानी कि जो भी कंट्रोल मेजर है वो लिए जा चुके हैं। कब? तो 3 स्टेज के लिए, बिफोर यानी काम करने से पहले, ड्यूरिंग यानी काम करने के दौरान, एंड आफ्टर यानी काम करने के बाद भी। पार्टिकुलरली हाई रिस्क वर्क, ये सभी वर्क के लिए नहीं, हाई रिस्क वर्क के लिए करते हैं। जैसे एग्जीबिशन हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, हॉट वर्क हो गया, रेडियोग्राफी हो गया। इस तरह का जो भी एक्टिविटी है जिसमें हाई रिस्क है, इसको कंट्रोल करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जो है इसको अप्लाई करते हैं। और ये एक आप याद रखेंगे, ये सेफ सिस्टम वर्क का एक पार्ट है। तो आइए जान लेते हैं कि हाई रिस्क एक्टिविटी में कौन कौन सा एक्टिविटी आता है। तो हाई रिस्क वर्क दैट वुड नॉर्मली बी कंट्रोल्ड बाय द परमिट सिस्टम इंक्लूड्स, ये सभी जो हैं, जैसे हॉट वर्क जो है, हॉट वर्क किसे बोलते हैं, जिसमें कुछ हॉट मतलब जिसमें फ्लेम, नेक्ड फ्लेम आने का चांस हो, क्रिएशन ऑफ इग्निशन सोर्स हो, जैसे कि ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, इसमें क्या है, स्पार्क बाहर आता है। तो ये एक हॉट वर्क जो है एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। और दूसरा जो है वर्क ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाई वोल्टेज पे अगर जब भी काम करते हो तो उसमें थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक जो है कॉज फैटल एक्सीडेंट, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है वो है 3rd नंबर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, यानी कि बिफोर जो कन्फाइंड स्पेस क्या होता है कि ऐसा कोई इनक्लोज्ड वेसल जिसमें एक्सेस और इग्रेस बहुत मुश्किल हो, उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। वर्क ऑन ऑपरेशनल पाइपलाइन, अगर आप ऑपरेशन पाइपलाइन दैट मीन्स किसी पाइप के थ्रू कोई गैस फ्लो कर रहा है या ऑयल फ्लो कर रहा है, ऐसे प्रोसेस पाइप के ऊपर जब काम करते हैं तो ये क्या है, एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। एग्जीबिटिंग नियर ब्यूरिड सर्विसेज, यानी कि जहाँ भी आप ऐसे जगह पे आप एग्जीबिशन कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे ब्यूरिड सर्विसेज है, जैसे कि मान लेते हैं वहाँ पे गैस पाइपलाइन है या वाटर पाइपलाइन है या इलेक्ट्रिसिटी है या कोई वहाँ पे हजार्डस वेस्ट दबा हुआ हो, इस तरह का ऐसी जगह पे जब आप करते हैं वो एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। मेंटेनेंस वर्क ऑन लार्ज कम्प्लेक्स मशीनरी, बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स उसमें बहुत तरह का एनर्जी स्टोर्ड है। तो ऐसे मशीनरी को मेंटेनेंस करने के टाइम में यू हैव टू टेक परमिट। जैसे कि मैं बोला एक डीजी सेट पे आप कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चिलिंग प्लांट है उस पर कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा ब्लोअर है, ऐसा कुछ भी मशीनरी जो कि बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल ना हो, तो देन यू हैव टू रिक्वायर टेक परमिट। और सबसे जो लास्ट है वो है वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट, इसमें बहुत सारे ये कुछ एग्जाम्पल है, ये इंश्योर नहीं करता है कि ऑल एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन दिस हाई रिस्क एक्टिविटी, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा कुछ है, रेडियोग्राफी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी आप मान लीजिए, आप खुद अपने साइट पे पता कर सकते हैं कि हाई रिस्क एक्टिविटी क्या है। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारी जो एक्टिविटी है इन लिस्ट रहती है कि यू हैव टू टेक परमिट बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। तो ऐसे आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कौन कौन सी हाई रिस्क एक्टिविटी है। तो आइए अब जानते हैं कि ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। परमिट टू वर्क सिस्टम में बता दिया आपको एक डॉक्यूमेंट है, तो इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये कैसे काम करता है, तो इसमें जो है कितने पार्ट होते हैं, तो आइए जानते हैं।
इसमें जो पार्ट होते हैं वो है आपका, एक सेक्शन जो है फर्स्ट होता है उसको इशू बोलते हैं, सेकंड सेक्शन जो है रिसिप्ट बोलते हैं, थर्ड सेक्शन जो है क्लियरेंस बोलते हैं, और फोर्थ सेक्शन जो है कैंसिलेशन बोलते हैं। तो ये जो है 4 सेक्शन उसमें रहता है। तो ये 4 सेक्शन उसमें इम्पॉर्टेंट है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखेंगे कि परमिट टू वर्क रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन जो जनरली इंक्लूड, ये 4 सेक्शन जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको याद रखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इशू में क्या क्या होता है। तो इशू में होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, आपको बताना होता है कि कौन सा काम हो रहा है, यानी कि डिटेल्स ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, किस प्लांट में काम हो रहा है, कौन से लोकेशन पे काम होता है, उसको डिस्क्रिप्शन देना है इशू में, इशू सेक्शन में। एंड आपको लिखना है कि ये काम जो है इसका डेट एंड टाइम क्या है, डेट एंड टाइम ऑफ इशू एंड द ड्यूरेशन ओवर विच द परमिट विल बी ओपन, यानी कि रिमेन वैलिड। जैसे मान लीजिए आप 8 आवर्स के लिए परमिट इशू कर रहे हैं, तो आपको वहाँ स्टार्ट कर बताना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग समय ये है, एंडिंग समय ये है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा कि ये परमिट जो है इस टाइम ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। और असेसमेंट ऑफ हजार्ड एसोसिएटेड विद द जॉब, और असेसमेंट करते हैं कि मतलब कि वहाँ पे किस तरह खतरा है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है उसको आप असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट करके साथ में वहाँ पे इशू सेक्शन में ही कंट्रोल मेजर उसके लिए क्या चाहिए, यानी कि एक सेक्शन में मैंने इसके फॉर्मेट भी हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल रिक्वायर्ड क्या है वो लिखते हैं, और अगर आइसोलेशन चाहिए या हो सकता है कि आपको उसके लिए पीपीई, कोई स्पेशल पीपीई रिक्वायर्ड है या नॉर्मल पीपीई जो भी रिक्वायर्ड है उसको आपको लिखने पड़ते हैं। और साथ में इमरजेंसी प्रोसीजर, इन केस कुछ एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है वो इशू सेक्शन में ही लिखे जाते हैं। और जो परमिट इशू करता है वो वहाँ पे साइन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज पर्सन, यानी कि ऑथोराइज़र। तो सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन इशूइंग द परमिट, उसका जो है वहाँ पे साइन होता है। और साइन होने के बाद ये तो ऑथोराइज़र जो उस प्लांट का जो उस इंचार्ज है या उस प्लांट का जो हेड है या जो प्लांट उसके अंडर में है, वो लोग इशू सेक्शन को है वहाँ पे साइन करते हैं। सेकंड जो होता है वो है रिसिप्ट, यानी कि जो जिनको परमिट चाहिए वो वहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्टिंग द परमिट, यानी कि हम काम करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी साइन होती है रिसिप्ट सेक्शन में। तो ये परमिट स्टार्ट हो गया। अब परमिट स्टार्ट हो गया, सपोज़ 8 आवर्स के लिए परमिट है, तो परमिट 8 आवर्स काम होने के बाद अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, यानी कि सपोज 8 आवर्स कंप्लीट हो गया तो आपको रिटर्न करना है। तो आपको क्लियरेंस जो है वहाँ पे क्लियरेंस सेक्शन में साइन करना होगा कि मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन स्टार्टिंग दैट द एरिया हैज़ बीन मेड सेफ एंड दैट दे आर लिविंग द एरिया एंड आइसोलेशन कैन बी रिमूव्ड, यानी कि जो भी कंट्रोल मेजर पहले लिए जा चुके थे परमिट इशू करने के टाइम में, तो वो चीज़ जो है हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को हम ओपन करते हैं, बहुत सारा हजार्ड एक्सपोज होता है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले उसको सेफ करके और प्लांट को रिटर्न करते हैं, यानी क्लियरेंस पे साइन करते हैं। और उसके साइन करने के बाद जो अगला सेक्शन है ऑथोराइज़र जो है वो क्या करता है, या तो कैंसिल करेगा, वहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो कैंसिल करेगा नहीं तो एक्सटेंड करेगा। सपोज आपको 8 आवर्स में काम नहीं हुआ, आपको और भी 8 आवर्स चाहिए तो एक्सटेंड करता है, लेकिन एक्सटेंड को हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन को लेते हैं। तो सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज पर्सन ये साइन करता है कि हाँ इन्होंने जो एरिया इनको दिया गया था वो एरिया जैसे सेफ मोड दिया गया था वैसे ही सेफ करके ये रिटर्न करना है, और हम इसको रिज्यूम कर सकते हैं काम करने के लिए और इसके आइसोलेशन वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन स्टार्टिंग दैट द आइसोलेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, द एरिया हैज़ बीन एक्सेप्टेड बैक एंड दैट द इक्विपमेंट कैन बी रीस्टार्टेड। तो ये जो है ये 4 सेक्शन होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और सेक्शन इंक्लूड किया रहता है इसमें एक्सटेंशन, मतलब कि सपोज आपको 8 आवर्स में काम कंप्लीट नहीं होता है, आपको और भी काम करने हैं 8 आवर्स, तो वहाँ पे एक्सटेंशन का भी एक सेक्शन रहता है। लेकिन ये 4 सेक्शन ही आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सटेंशन, द सेक्शन इंक्लूड सम परमिट सिस्टम इन केस देयर इज एनी ओवररन ऑफ द वर्क, इट अलाउज द ऑथोराइजिंग मैनेजर टू ग्रांट एन एक्सटेंशन टू द टाइम स्केल ऑफ द परमिट, यानी कि समय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन पे साइन होता है। इसकी 3 कॉपी होती है, एक जो है ऑथोराइजर के पास रहता है, दूसरा
रिसीवर के पास रहता है और एक परमिट होल्डर होता है उसके पास होता है। इसकी 3 कॉपी होती है। ए गुड परमिट सिस्टम इज़ ओनली एज गुड एज द पर्सन यूजिंग। परमिट सिस्टम क्या है? एक जस्ट पेपर है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो ये सभी रिस्क को कंट्रोल करता है। अगर आप नहीं करते हैं तो जस्ट एक पेपर है, ये कोई ऐसा गार्ड नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा वहाँ पे। तो इसमें क्या क्या, एक इफ़ेक्टिव परमिट सिस्टम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आइए एक ग्लांस में देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो है, ओनली ऑथोराइज पर्सन शुड इशू ए परमिट, यानी कि एक केवल ऑथोराइज पर्सन जिसको कंपनी ने ऑथोराइज किया हो वही परमिट इशू करेगा। परमिट इशूअर मस्ट बी फेमिलियर विद द हजार्ड ऑफ द वर्क प्लेस एंड जॉब टू बी कैरिड आउट। वो उस हजार्ड से फेमिलियर होना चाहिए, यानी कि उसी प्लांट का आदमी होना चाहिए, उसी लोकेशन का इंचार्ज वगैरह होना चाहिए, ताकि वो सारे इशू को उसको पता हो क्या होता है, किस तरह खतरे हैं यहाँ पे। सो ये है। और थर्ड पॉइंट है, प्रिकॉशन मस्ट बी चेक्ड बिफोर परमिट आर ऑथोराइज। बहुत सारे परमिट जो है क्या होता है कि रूम में बैठ के ही या ऑफिस में बैठ के ही साइन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको साइट पे जाके इंडिविजुअली देखना है और देख के तब आपको वहाँ पे साइन करना है। तो इससे क्या है, ये इफ़ेक्टिव होता है। परमिट मस्ट नेवर बी अमेंडेड, यानी कि इसमें परमिट जो है अमेंडेड नहीं करना है आपको। भले आप चाहें तो री इशू कर सकते हैं, दूसरी इशू कर सकते हैं, लेकिन अमेंड नहीं करना चाहिए। ऑल परमिट कंडीशन मस्ट बी एडहेयर टू, जो भी परमिट का कंडीशन है उस वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। स्टाफ मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट, सभी जो स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है, परमिट ऑथोराइजर, रिसीवर और होल्डर, ये सभी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि इनको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ परमिट एंड व्हाट इज इट्स प्रोसीजर, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन पता होना चाहिए। द सिस्टम मस्ट बी मॉनिटर टू इंश्योर इट्स इफेक्टिव, यानी कि पता ये भी चेक करना चाहिए क्या जिस तरह से परमिट सिस्टम में लिखा है उस तरह काम हो रहा है कि नहीं। परमिट वर्क सिस्टम मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिस तरह का हो उस तरह का परमिट का फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्टील प्लांट का परमिट जो है हम ऑयल एंड गैस में लगाएंगे, तो जिस तरह का प्लांट हो उसके अनुसार। इसीलिए परमिट सिस्टम का जो फॉर्मेट है आप देखेंगे प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो लोग वैसा उसमें ऑप्शन डालते हैं। द परमिट टू वर्क सिस्टम मस्ट बी हो गया। सफिशिएंट टाइम मस्ट बी अलाउड टू इंश्योर परमिट्स आर इशूड करेक्टली एंड स्टाफ ट्रेन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि एक तुरंत इशू नहीं, एक समय होना चाहिए जिसमें कि समझा जा सके किस तरह काम होगा, क्या होगा। तो एक उसके सही समय होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम टू इंश्योर दैट दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल थिंग। और उसके बाद जो है, अब आइए समझ लेते हैं जो हाई रिस्क एक्टिविटी है उसमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, हॉट वर्क जिसमें नेक्ड फ्लेम बाहर आए वो एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, और इसमें प्रिकॉशन जो है वो क्या लेना चाहिए। तो इसमें हॉट फ्लेम नेक्ड फ्लेम क्यों होता है, क्योंकि प्रोपेन, ब्यूटेन या ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च का यूज़ करते हैं जिसमें इग्निशन सोर्स है और इससे वेल्डिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। तो इसमें मेनली जो है इसे कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, फ्लेमेबल मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द वर्क एरिया। जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको आपको रिमूव कर देना चाहिए, और अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो उसको फायर रिटार्डेंट ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, यानी कि उसको आप कवर कर दीजिए कुछ ऐसे ब्लैंकेट से जो कि वो ब्लैंकेट में आग नहीं लगता है। फायर रिटार्डेंट ब्लैंकेट मिलता है, एस्बेस्टस क्लॉथ का होता है, तो आप उससे कवर कर सकते हैं जिससे कि उसमें आग न लगे। फ्लोर इज स्वेप्ट क्लीन, फ्लोर को पूरी साफ़ कर दें, उसमें कोई फ्लेमेबल मटेरियल आसपास ना हो जिससे कि आग पकड़ने का चांस हो। और कहीं लकड़ी का कुछ फ्लोर वगैरह है तो डैम कर दें। डैम करने का मतलब क्या है कि उसको पानी से पूरी तरह से गीला कर दें, और गीला करते ही रहें जब तक कि हॉट वर्क हो नहीं जाता। तो ये एक उपाय है। और उसके बाद सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है वहाँ पे रखें। सूटेबल करने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्यूल, किस तरह का फ्यूल है वहाँ पे उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं, ABCDE जो भी है। और वहाँ पे एक फायर वाचर को आप रखें, मतलब कि एक फायर अटेंडेंट रहेगा जो कि अगर आग लगने पे उसे बुझाएगा। और द वर्क एरिया इज विजिटेड रूटीनली आफ्टर द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, काम होने के बाद भी वहाँ विजिट करना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आग वहाँ पे बच गया हो और सुलग रहा हो, तो उसे पता करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसे बुझाने के लिए। तो ये प्रिकॉशन है जो कि हॉट वर्क के टाइम में लेना चाहिए। और दूसरा जो हाई रिस्क एक्टिविटी है वो है वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सिस्टम। जब भी आप इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करते हैं जो कि लाइव हो,
तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर चांस रहता है एक्सीडेंट होने का। तो आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, तो ए परमिट सिस्टम इज़ यूज टू इंश्योर दैट वर्किंग लाइव इज जस्टिफाइड, यानी कि परमिट सिस्टम लेने के ये उसमें क्लियर हो जाता है जब परमिट लेते हैं तो ये लाइव है या डेड है, यानी कि हमको डेड पे ही काम करना है। कई जगह होता है कि लाइव पे भी काम करने होते हैं, लेकिन उसके प्रिकॉशन होते हैं, जैसे कि मिनिमम 10 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये होता है ऑल प्रिकॉशन आर इन प्लेस, द वर्कर आर कॉम्पिटेंट टू डू द वर्क, यानी कि जो वर्कर वहाँ पे रहेंगे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए उस एक्टिविटी के अनुसार। मशीनरी मेंटेनेंस जब भी करेंगे, मशीनरी मेंटेनेंस जब भी बात करते हैं, जैसे लेथ है, कोई ब्लोअर है, कोई इंडस्ट्री में बहुत तरह के मशीन होते हैं, एक ग्राइंडर है तो वहाँ है, तो आप देखेंगे हर तरह का मशीन होता है। तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो इसमें वर्क इज़ केयरफुली प्लान करना चाहिए पहले एसेस। तो वर्क परमिट सिस्टम ये इंश्योर कर देता है कि आपने ये सब किया है और कंट्रोल्ड है। द नेचर ऑफ वर्क इज़ कम्युनिकेटेड टू दोज हु नीड टू नो अबाउट इट। पावर सोर्स को आइसोलेट करता है, लॉकआउट टैग आउट यानी कि लॉक्ड ऑफ करते हैं। स्टोर एनर्जी इज रिलीज और सिक्योर्ड, द वर्कर आर कॉम्पिटेंट टू डू द वर्क। तो ये सारे चीज़ जो है हम वहाँ इंश्योर हो जाता है परमिट टू वर्क सिस्टम के द्वारा। अब है लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस जो है, अब आइए जानते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। कन्फाइंड स्पेस के बारे में मैंने बताया कि एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस और इग्रेस जो है, यानी कि आने जाने का जो नहीं रहता है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी नॉर्मल नहीं रहता है, उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी रहती है, हजार्डस टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं उसके अंदर में, ये डिपेंड करता है सिचुएशन, फ्लैमेबल गैसेस हो सकते हैं उसके अंदर में। इसीलिए क्या है कि हाई रिस्क एक्टिविटी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक परमिट सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें परमिट सिस्टम ये इंश्योर करता है कि सारे कंट्रोल मेजर्स लिए जा चुके हैं बिफोर स्टार्ट द जॉब। वर्क एट हाइट भी एक हाई रिस्क एक्टिविटी का पार्ट है। सम वर्क एट हाइट में बी कंट्रोल्ड अंडर ए परमिट टू वर्क। तो वर्क एट हाइट जो है एक हाई रिस्क एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फॉल फ्रॉम हाइट का चांस रहता है। अगर इसमें देखा जाता है कि खासकर कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है फॉल फ्रॉम हाइट का, तो इसमें परमिट टू सिस्टम इसीलिए ले जाता है, ये इंश्योर करता है कि सारे जो है वहाँ पे सही मेथड का एक्सेस, यानी कि लेडर स्टेयर यूज हो रहा है कि नहीं, सेफ एक्सेस रूट यूज किए जा रहे हैं कि नहीं, फॉल प्रिवेंशन एंड फॉल अरेस्ट प्रिकॉशन आर टेकन है। तो इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस होगा एलिमेंट 8, यानी कि जो आपको IGC 2 का पार्ट होगा। तो परमिट टू वर्क सिस्टम में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेरा ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुके हूँ परमिट टू वर्क सिस्टम का। इंडस्ट्रियल रिलेटेड भी बनाया हूँ और निवोस के रिलेटेड भी मैंने पिछले वीडियो बना चुका हूँ। तो वहाँ पे चूँकि नोट्स टाइप का है, तो आई थिंक वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे भी देखें। तो आपको वीडियो सर्च करना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे रहा हूँ, और आप कमेंट करें, और कुछ लोग नए जो तैयारी कर रहे हैं आप चाहें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी नॉलेज इन्हेंस हो। तो ये 2 क्वेश्चन है जो कि आप करेंगे इस लेक्चर के एंड में। व्हाट इज़ परमिट टू वर्क? परमिट टू वर्क क्या है, तो जनरली आपको डिफिनेशन देने हैं वहाँ पे, और उसमें थोड़े बहुत डिस्क्राइब करने हैं, मैं इसके आंसर भी दूंगा। व्हाट आर द 4 की सेक्शन ऑफ द टिपिकल परमिट? 4 की सेक्शन बोला तो मैं आपको बताया ही था, इशू, रिसिप्ट, तो ये सब जो है आप वहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें जो है कमांड वर्ड ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपको नॉर्मली है। तो आप आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो मैं ऐसे ही आपके लिए लेक्चर जब भी समय मिलेगा लाता रहूँगा। आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।